एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ रहे थे स्टोरी आप लोग। शॉर्ट बताया गया था कि पूरा सारांश आप लोगों को बता दिया गया था। उसी की आगे वो कहाँ पर अपनी ज्योतिष की दुकान लगाता था, फुटपाथ पे ही, दूसरों के प्रकाश के। द एस्ट्रोलॉजर्स डे पढ़ रहे थे स्टोरी आप लोग, शॉर्ट स्टोरी में। इसमें बताया गया था कि पूरा सारांश आप लोगों को बता दिया गया था। उसी के आगे वो कहाँ पर अपनी ज्योतिष की दुकान लगाता था, फुटपाथ पे ही, दूसरों के प्रकाश के। उसका खुद का प्रकाश नहीं था, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं थी, वो दूसरों के भरोसे ही काम चलाता था। तो वही बताया गया है। नेक्स्ट टू हिम मतलब उसके आगे जो कपड़े वाला था, शोर मचा के लोगों को बुलाता था, उसके आगे इनवेसिव हेरसनेस केम ए वेंडर मतलब शोर मचाने, आवाज़ करने के मामले में दूसरे नंबर पर भुजी हुई मूंगफली बेचने वाला वेंडर मतलब हाकर होता है जो फुटपाथ पर सामान बेचते हैं। वो एक भुजी हुई मूंगफली लगाता था, वो भी बहुत शोर करता था। हु गेव इट वेयर ए फैंसी नेम ईच डे, जो हर दिन अपना सामान जो बेचता था मूंगफली, रोज़ मूंगफली नहीं कहता था, उसको नया नया नाम रोज़ दिया करता था। जैसे कि कॉलिंग इट बॉम्बे आइसक्रीम वन डे, एक दिन कहता था बॉम्बे की आइसक्रीम, और दूसरा एंड ऑन द नेक्स्ट अगले दिन कहता था दिल्ली आलमंड मतलब दिल्ली के बादाम है। एंड ऑन द थर्ड तीसरे दिन राजा डेलिकेसी मतलब कहता था शाही भोजन है। यानी हर दिन नया नया नाम अपनी मूंगफली को दिया करता था और बहुत ही शोर करता था, लोग उसके पास ज़्यादा आते थे। एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यानी इसी तरह के आगे अलग अलग नाम अगले अगले दिन दिया करता था। एंड पीपुल फ्लॉक टू हिम मतलब झुंड बनाकर, यानी बहुत सी भीड़ उसके पास आती थी। एक कंसिडरेबल पोर्शन ऑफ द क्राउड, ये जो भीड़ होती थी उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा मतलब बहुत से लोग डेलीड बिफोर द एस्ट्रोलॉजर टू, उस ज्योतिषी के सामने भी आ जाते थे, ज्योतिषी के पास भी चले जाते थे। भीड़ लगती थी, देखते थे कि ज्योतिषी जी हाथ देख के बता रहे हैं, उपाय भी बताते थे, केवल समस्या ही नहीं बताते थे, उसका उपाय भी बताते थे। तो उनके पास भी ज़्यादा लोग चले जाते थे। द एस्ट्रोलॉजर ट्रांसैक्टेड हिज बिजनेस बाय द लाइट ऑफ ए फ्लेयर which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby, जो पास में मूंगफली वाला ढेर था उसी के ऊपर एक लाइट जलती रहती थी, उसी से ज्योतिषी भी काम चलाता था, उसके अपनी लाइट नहीं थी, मूंगफली वाले से ही काम चलाता था। हाफ द एंचेंटमेंट ऑफ द प्लेस वाज, उस जगह का आधे से ज़्यादा आकर्षण इसलिए बढ़ गया था ड्यू टू द फैक्ट, इस बात से दैट इट डिड नॉट हैव द बेनिफिट ऑफ म्यूनसिपल लाइटिंग मतलब नगर पालिका की लाइट नहीं थी वहाँ पर, सारी दुकानों में अपना अलग अलग प्रकाश था तो और ज़्यादा अच्छा लगता था। अब किस तरह का प्रकाश था आगे बता रहा है। द प्लेस वाज लिट बाय द सॉफ्ट लाइट्स मतलब उस जगह पर वो जो जितना भी क्षेत्र था, दुकान की जो लाइटें थी उन्हीं से जगमगाता था पूरा, कहीं बल्ब नहीं जलते थे क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं थी। 1 or 2 हैड हिसिंग गैस लाइट्स मतलब कुछ गैस लाइट रखे थे, गैस जो सिलेंडर छोटा वाला होता है उसी में जलाने के लिए लगाया जाता है, उसी से लाइट जलाते थे, तो उससे जब वो जलता है तो आवाज़ भी तेज होती है। हिसिंग मतलब जैसे सांप फुफकारता है उसी तरह की आवाज़ भी होती थी। सम हैड नेक्ड फ्लेयर स्टक ऑन पोल्स, कुछ लोग डंडे ला के उसी में सीधे कुछ जला देते थे, टायर वगैरह, वो जलता रहता था और लाइट भी होती रहती थी। सम लाइट ऑफ देयर ओन
समवेयर lit up by old साइकिल लैम्प्स, मतलब कुछ लोग दिए जो घर में बनाए जाते थे, साइकिल का ट्यूब जो होता है उसमें हवा भरने वाला जो होता है छोटा सा, उसी को दीपक में लगा देते थे। उसी से जिस जहाँ से हवा जाती वहीं कपड़ा डाल के उसकी बत्ती बना देते थे, उस तरह दिया टाइप बन जाता था। कुछ लोग वही रखे हुए थे। एंड ऑन 1 or 2 लाइक द एस्ट्रोलॉजर, और 1-2 जैसे कि ज्योतिषी था, मैनेज विदाउट लाइट ऑफ देयर ऑन, बिना अपने प्रकाश के दूसरे के प्रकाश से ही काफ़ी लोग काम चलाते थे। इट वॉज बिविल्डरिंग क्रिस क्रॉस ऑफ लाइट्स रेज एंड मूविंग शैडोज, यानी वहाँ पर जो प्रकाश एक दूसरे से लड़ता था, मतलब कोई इधर से प्रकाश आ रहा है कोई उधर से, तो ये आश्चर्यचकित करने वाली की चमक होती रहती थी, बहुत तेज चमक। वही क्रिस क्रॉस लिखा गया है लाइट की। एंड मूविंग शैडो, मतलब लोग आते जाते थे तो उनकी भी छाया पड़ती थी, क्योंकि लाइट नीचे ही थी तो छाया भी बनती थी ज़्यादा। दिस सूटेड द एस्ट्रोलॉजर वेरी वेल, इससे मतलब तेज प्रकाश छाया भी आ जाती थी बीच बीच में, तो इससे ज्योतिषी को ज़्यादा फायदा होता था। ये ज्योतिषी के लिए अच्छा था। उसका कारण भी आगे है, फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि साधारण बात तो ये थी, दैट ही हैड नॉट इन द लीस्ट इंटेंडेड टू बी एन एस्ट्रोलॉजर व्हेन ही बिगैन लाइफ, यानी जब जीवन की शुरुआत की उसने तो उसका मन नहीं था कि वो ज्योतिषी बनेगा, कोई विचार नहीं था, सोचा भी नहीं कभी कि मैं ज्योतिषी बन जाऊंगा। ये तो ढोंग कर रहा था, दूसरों को बेवकूफ़ बना रहा था, कुछ जानता नहीं था। आगे देखिए बताया भी है लेखक ने, एंड ही न्यू नो मोर ऑफ व्हाट वाज गोइंग टू हैपन टू हिमसेल्फ नेक्स्ट मिनट। लोगों को तो बताता था कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, क्या हुआ है, लेकिन खुद अपने जीवन के बारे में भी वो नहीं जानता था कि अगले मिनट क्या होने वाला है। मतलब वो बेवकूफ़ बना रहा था, किसी तरह अपनी रोजी रोटी कमा रहा था, तो खुद के बारे में नहीं जानता था, दूसरों के बारे में कैसे बताता। He was as much a stranger to the stars as were his innocent customers. उसके भोले भाले जो ग्राहक होते थे वे लोग अपने नक्षत्रों से जितना अनभिज्ञ रहते थे, वो खुद भी अपने नक्षत्रों से ज्योतिषी उतना ही अनभिज्ञ था। मतलब जितना वो जानते थे उतना ही ये जानता था, उनसे ज़्यादा नहीं। Yet he said things which pleased and astonished everyone, लेकिन फिर भी वो ऐसी ऐसी बातें कह देता था जिससे लोग खुश भी हो जाते थे और आश्चर्यचकित भी होते थे कि बहुत ही ज्ञानी है। That was more a matter of study, practice and shrewd guesswork, मतलब ये जो बातें कहता था ये अध्ययन से ज़्यादा अभ्यास और तेज अनुमान लगाने का, उसको अनुभव हो गया था, बहुत दिन से ये काम कर रहा था, उसको अनुभव हो गया था कि लोगों से क्या बताया जाए, कौन सी चीज़ ऐसी कॉमन बताई जाए जिससे लोग आश्चर्यचकित भी हों और खुश भी हो जाएं, खुशी से उसको पैसा भी दे दें। ऑल द सेम इट वाज एज मच एज ऑनेस्ट मैन्स लेबर एज एनी अदर, मतलब कोई ईमानदारी से जो व्यक्ति मेहनत करता है उसको पैसे मिलते हैं, तो उसी तरह दिन भर वो भी बेचारा मेहनत ही एक तरह की किया करता था। वही कह रहा लेखक, एंड ही डिजर्व द वेजेज, मजदूरी जो पैसे उसको मिल जाते थे शाम तक, उसका वो हकदार होता था, क्योंकि टाइम अपना बर्बाद कर रहा था। ही कैरीड होम एट द एंड ऑफ द डे, मतलब दिन के अंत में जब घर जाता था तो जितने पैसे उसके पास होते थे उसका वो असली हकदार होता था, क्योंकि दिन भर उसने मेहनत की है। भले ही झूठ बोल के पैसे कमाया लेकिन मेहनत किया, इसलिए लेखक कह रहा है कि उस मजदूरी का वो वास्तविक हकदार था। He had left his village without any previous thought or plan, बिना किसी पूर्व योजना के ही उसने पूर्व योजना या विचार के ही अपना गांव उसने छोड़ दिया था, यानी पहले से कोई योजना नहीं बनाई थी, ये सब अचानक हुआ था, छोड़ नहीं दिया था, उसको छोड़ना पड़ा था।
इफ़ ही हैड कंटिन्यूड देयर, अगर वो वहीं पर रुका रहता, मतलब अगर अपने गांव में रुका रहता, ही वुड हैव कैरीड ऑन द वर्क ऑफ हिज फोर फादर्स, होता है पूर्वज, कैरी ऑन जानते हो जारी रखना, तो उसे अपने पूर्वजों का काम ही करना पड़ता। नेमली जैसे कि टिलिंग द लैंड, खेत जोतता, लिविंग वहीं जीवन बिताता, मैरिंग उसकी शादी हो जाती, एंड राइपनिंग इन हिज कॉर्नफील्ड एंड एंसेस्ट्रल होम, और अपने खेतों में फसल उगाता, खेती करता, और वो अपने पूर्वजों के ही घर में रहता अगर वो गांव में रहा होता। बट दैट वाज नॉट टू बी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ही हैड टू लीव होम विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी से बताए हुए उसको गांव छोड़ना पड़ा था। सारांश में बताए थे कि क्यों उसने छोड़ा था, आगे एक बार फिर लेसन में आएगा। तो मजबूरी में उसको छोड़ना पड़ा था बिना किसी को बताए हुए। एंड ही कुड नॉट रेस्ट, उसने सांस भी नहीं ली, रुका भी नहीं। टिल ही लेफ्ट इट बिहाइंड कपल ऑफ 100 माइल्स, जब तक उसने लगभग 200 मील, जब वो लगभग 200 मील दूर तक नहीं पहुंच गया अपने गांव से, तब तक नहीं रुका। मतलब अपने गांव से 200 मील दूर जाके वो रुका। टू ए विलेजर, एक गांव वाले के लिए, इट इज़ ए ग्रेट डील, ये बहुत बड़ी दूरी होती है। एज इफ एन ओशियन फ्लोट बिटवीन, जैसा कि इतनी दूरी होती है, जैसा कहा जाता है कि बीच में समुद्र हो, इधर गांव हो, बीच में समुद्र हो, फिर उधर वो रहता हो, मतलब बहुत दूर। ही हैड ए वर्किंग एनालिसिस ऑफ मैनकाइंड्स ट्रबल्स, उसको आदमी के जीवन में क्या परेशानियां आती हैं इनका कार्यकारी अनुभव था, उसने समझा था अनुभव से, तो सब कुछ जानता था कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। मैरिएज यानी शादी की कोई समस्या होगी, मनी या धन की समस्या होगी, एंड द ट्रैंगल्स ऑफ ह्यूमन टाइप, मानव के जीवन में और कौन कौन से कष्ट आ सकते हैं, इनके बारे में वो जानता था। लॉन्ग प्रैक्टिस हैड शार्पेंड हिज परसेप्शन, मतलब वो जो गणना करके बताता था, लंबे अभ्यास की वजह से उसका दिमाग तेज हो गया था। कोई ज्ञाता नहीं था कि यहाँ नक्षत्रों के बारे में उसको ज्ञान हो, अपने ही नक्षत्रों के बारे में नहीं जानता था वो, लेकिन अनुभव की वजह से उसको बता दिया, उसको तेज बता दिया गया। विद इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर ही अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग, वो समझ जाता था कि क्या गलती है, क्या गलत होने वाला है। यानी उस आदमी को कौन सी सलाह देनी है, क्या बताना है कि तुम्हारे जीवन में कौन सा कष्ट है और इसका उपाय क्या है, वो जब तक वो बताता था अगला आदमी, तब तक उसके दिमाग में ये सारी बातें आ जाती थी। ही चार्ज 3 पाइज पर क्वेश्चन, एक प्रश्न के 3 पाई लेता था एक क्वेश्चन के। नेवर ओपन हिज माउथ, तब तक अपना मुंह नहीं खोलता था, मतलब तब तक नहीं बोलता था। टिल द अदर हैड स्पोकन फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स, जब तक अगला व्यक्ति 10 मिनट तक नहीं बोल लेता था। यानी जो आता था समस्या लेके, पहले उसको बोलने देता था 10 मिनट, उसके बाद वो खुद बताता था। व्हेन ही टोल्ड द पर्सन, उसके बाद जब उसके बाद वो बताता था, बिफोर हिम, मतलब जो आदमी उसके सामने बैठा होता था, इतनी देर में वो समस्या, कौन सी समस्या है, समाधान कैसा है, वो सब बता देता था। तो फिर कहता था व्हेन ही टोल्ड द पर्सन बिफोर हिम गेजिंग एट हिज पाम, मतलब हथेली देख के, हाथ हस्तरेखा देख के वो बताता था। लेकिन इस बात का उसको ज्ञान नहीं था, ऊपर ही बताया गया है कि ज्ञान नहीं था कि हाँ हमारे जीवन में अगले पल क्या होगा। खुद के बारे में नहीं जानता था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता था, लोग भी उसकी बात मान लेते थे। वो कहता था इन मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों से, यू आर नॉट गेटिंग द फुलेस्ट रिजल्ट फॉर योर एफर्ट, मतलब ये साधारण सी बात है, किसी से भी ये बात कही जाएगी कि आप प्रयास बहुत करते हैं लेकिन आपको उसका पूरा परिणाम नहीं मिलता, ये बात वो पहले बताता था।
तो किसी से भी ये कहा जाएगा तो आगे अगला आदमी खुश हो जाएगा, ये सही बात कह रहे हैं। ये मतलब कॉमन चीज़ें वो बताया करता था। 9 आउट ऑफ 10 वेयर डिस्पोज टू एग्री विथ हिम, मतलब 10 लोगों में से 9 लोग तो उससे इस बात से सहमत ही हो जाते थे। और ही क्वेश्चन अथवा वो ये सवाल पूछता था, इज़ देयर एनी वुमेन इन योर फैमिली, की क्या तुम्हारे परिवार में कोई ऐसी महिला है, मे बी इवन डिस्टेंट रिलेटिव, ये भी कह देता था कि ज़रूरी नहीं कि आपके घर की हो, वो दूर की रिश्तेदार भी हो सकती है। हु इज़ नॉट वेल डिस्पोज टुवर्ड्स यू, जो तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं रहती, मतलब वही तुम्हारी परेशानी की वजह होगी, या तो तुम्हारे घर की कोई औरत या फिर रिश्तेदार भी हो सकती है। हाउ कैन, और अथवा वो कहता था ही गेव एन एनालिसिस ऑफ करेक्टर, एनालिसिस करना विश्लेषण होता है, चरित्र के बारे में बताने लगता था। मोस्ट ऑफ योर ट्रबल्स आर ड्यू टू योर नेचर, कहता था कि तुम्हारे स्वभाव की वजह से तुम्हारे अंदर सारी परेशानियां हैं, तुम्हारे जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं ये तुम्हारे स्वभाव की वजह से है। गलत नहीं बताता था। हाउ कैन यू बी अदरवाइज विद सर्टन हियर वेयर ही इज, कहता था कि जब तुम्हारे ग्रहों में जो शनि है तुम्हारा वही गलत है, तो फिर कितने भी प्रयास करोगे तो सही कैसे होगा। यू हैव एन इम्पेशियस नेचर एंड रफ एक्सटीरियर, मतलब स्वभाव तो कहता था आपका अच्छा है, लेकिन अपनी बात को प्रकट नहीं कर पाते, समझा नहीं पाते, दूसरे लोग तुमको समझ नहीं पाते हैं। दिस इंडियर्ड हिम टू देयर हर्ट्स इमीडिएटली, ऐसा जब कहता था तो दूसरे लोग अपने हृदय में उसके लिए सम्मान रखने लगते, सम्मानित महसूस करते थे, उसको सोचते थे कि बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है,